अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उस हवाले से बड़ा आसान एक सॉल्यूशन है और लॉजिकल सॉल्यूशन है। ये सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि इस पूरे रीजन को बहुत ही आसमान की बुलंदियों तक ले जाएगा। लेकिन वो सॉल्यूशन करने पे पाकिस्तान तैयार नहीं है। पाकिस्तान की आज की सिचुएशन की बर्बादी की वजह अगर कोई एक है तो वो पाकिस्तान आर्मी है। मेरे पास इस वक्त आपको इस टॉपिक पे लाने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। इस टॉपिक पे आपको डिटेल में ले जाने से पहले इसी टॉपिक पे 2 आर्टिकल आए हैं जो मैंने पढ़े हैं, उसका छोटा मोटा आपके सामने वो पेश करता हूँ। कि ये एक किसी ने लिखा है कि जर्नैलों ने पाकिस्तान पे कब्ज़ा किया और उन्होंने पाकिस्तान को इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे लगाने के बजाय कश्मीर फतह करने, इंडिया को ब्लीड करने, इस्लाम का किला बनाने, अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने, जिहाद और दहशतगर्दी के कारोबार को डेवलप करने और पैसा ज़्यादा कमाने को बेहतर समझा, बजाय इसके कि अपने इस मुल्क पाकिस्तान को बेहतर करते। जर्नैलों ने पाकिस्तान की पब्लिक को एजुकेशन और प्रॉस्पेरिटी के बजाय पाकिस्तान को अमेरिका और अरब कंट्रीज़ का क्लाइंट कंट्री बनाने को बेहतर समझा। जर्नैलों ने पाकिस्तान की खुशहाली के बजाय अपनी आर्मी को खुशहाल रखने के ऊपर ज़्यादा काम किया। जर्नैल पावर और दौलत के पीछे भागते रहे, वर्दी की ताकत में अंधे, दौलत समेट समेट कर मुल्क से भागते रहे, भारत से शिकस्त खाते रहे, पाकिस्तान को हर कुछ साल बाद फतह ज़रूर करते रहे। आज पाकिस्तान मुंह के बल गिरा है, आवाम बदहाल हैं, मुस्तकबिल कब्र में उतर गया है। जर्नैलों की आंख की चर्बी आज भी कम नहीं हो रही। उनको आज भी पाकिस्तान नहीं चाहिए, कश्मीर का चूरन चटा रहे हैं। हराम के माल में इनकी कितनी ताकत है। जज, जर्नैल, पॉलिटिशियन सब पाकिस्तान को नज़ा यानी सकरात की हालत में लेके आए हैं और इस हालत में भी पाकिस्तान को नोच नोच के खा रहे हैं और करोड़ों पाकिस्तान आवाम की खालें उतार रहे हैं। अल्लाह के खुसूसी ऑर्डर पे बनाया गया ये मुल्क, जो भरम हमें दिया गया, अपनी मौत की तरफ कदम ब कदम बढ़ रहा है और जर्नैल अपनी फैमिलियों को बाहर सेट करने में लगे हुए हैं। एलिट सेंसलेस हो चुका है। जजेस डीएचए में और फॉरेन में अपने घर बना रहे हैं। जर्नैलों के, जजों के आगे पीछे आज भी 40-50 करोड़ की गाड़ियां आगे पीछे इनके घूमती हैं और सरकारी पेट्रोल पे चलती हैं। एक पाकिस्तान को लीडर मिला नियाजी, जो एक महल में रहता है, एक महल से निकलता है तो दूसरे महल में जाकर रहता है और जो हेलीकॉप्टरों पे सफ़र करता है, बात करता है गरीबों की। सब एलिट क्लास अपनी मस्ती में मस्त हैं, आवाम के ऊपर रोज़ महंगाई और टैक्स के बम गिरा रहे हैं। आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ये बात याद आती है कि एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान का नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मायूस होकर पाकिस्तान के वजूद पे सवाल उठाएगा। अजीज दोस्तों, एलिट के हवाले से बात करें तो ये सेनेट में सेनेटर साहब ने जो स्पीच की है, इसको ज़रा देखिए। मैं आता हूँ। अजीज दोस्तों, जो सेनेट में बताया है वो मुख्तसरन मैं आपको बता दूं कि सारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, वजीरों की सरकारी गाड़ियां ख़त्म करके बेच दी जाएं।
हजारों, पूरे पाकिस्तान को मिलाएं तो लाखों में आती हैं ये गाड़ियां, लाखों गाड़ियां। इनको बोलें अपनी जाती गाड़ी में जाओ और अपनी पर्सनल गाड़ी में अपनी जेब से पेट्रोल भराओ और फिर ऑफिस आओ। इनके घरों के गैस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन के बिल या अपनी सैलरी में से भरें, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह एक आम आदमी अपनी सैलरी में से ये सारे बिल भरता है, ये भी अपनी सैलरी में से ये बिल भरें, तो ऑलरेडी हर महीने आपको अरबों नहीं खरबों रुपए की बचत होगी। एक साल में सारा कर्जा अदा हो जाएगा। इस आवाज़ उठाने के लिए पाकिस्तानी पब्लिक सोशल मीडिया से बाहर नहीं निकल रही। जब पब्लिक बाहर निकलेगी तब मसला हल होगा। IMF ने साफ कहा है कि हर साल पाकिस्तान की एलिट को $17.4 बिलियन की सब्सिडी दी जाती है, प्रिविलेज दी जाती है। ये प्रिविलेज आम गरीब आदमी को मिलनी चाहिए। कानी विगानार्जा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट UNDP की जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये एक इंटरव्यू में कहा, IMF की बात भी यही है। लेकिन कैसे हो भाई, एलिट इस मुल्क को रन कर रही है, इस मुल्क के बच्चे बच्चे का मुस्तकबिल इस मुल्क की एलिट। और ये एलिट जो है ना, ये एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज से निकली हुई है। ये आपको मिफ्ता इस्माइल, शहबाज शरीफ के पहले फाइनेंस मिनिस्टर, हमारी मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आजकल काफ़ी आउट स्पोकन हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के समधी इसाक डार को फाइनेंस मिनिस्टर लंदन से बुला के बनाया गया और इनको लात मार के निकाल दिया गया। तो ये तपे हुए हैं, तो आजकल पोल पट्टियाँ खोल रहे हैं। ये आपको बता रहे हैं कि एलिट कहाँ से आती है। कई सालों में ऐसा होता है कि आधी पाकिस्तान की जो काबीना होती है सिर्फ एक स्कूल से पढ़ी हुई होती है। खान साहब, इमरान खान साहब के कुछ आखिरी साल के अंदर आई थिंक 60% ऑफ हिस कैबिनेट वाज जस्ट फ्रॉम HSN कॉलेज लाहौर। लेकिन मैं इमरान खान को वो नहीं कर रहा हूँ ब्लेम, या वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, आधी स्कूल जो आधी काबीना तकरीबन आपकी HSN कॉलेज लाहौर से आती है। आधे आपके सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो हैं वो HSN कॉलेज लाहौर से होते हैं, आधे 50%। 40 लाख स्कूल हैं, अगर 4 लाख स्कूल हैं इस मुल्क में हैं, 3-4 लाख स्कूल हैं, तो 10,000 स्कूल में से एक आदमी काबीना में आना चाहिए और 20,000 स्कूलों में से एक आदमी, स्कूल का बच्चा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहिए। यहाँ पे एक स्कूल जो है वो आधे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दे रही है आपको। तो उस स्कूल में जाना या ना जाने से कितना फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, एक स्कूल है सिर्फ लाहौर में, एक स्कूल कराची में, कराची ग्रामर स्कूल। पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा बिजनेसमैन, अमीर तरीन जो हैं वो उस स्कूल से निकले हैं। जो पाकिस्तान के टॉप प्रोफेशनल्स होते हैं, मल्टीनेशनल्स के हेड्स, यूनिलीवर के हेड्स और कराची अपने बैंकों के हेड्स, और ये वो एक स्कूल से आए हुए होते हैं, कराची ग्रामर स्कूल से। अगर कराची ग्रामर स्कूल, लाहौर के HSN कॉलेज, 3 अमेरिकन स्कूल, कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल, ये 4 और 1-2 और महंगी प्राइवेट स्कूल हैं यहाँ वहाँ पे, TSS के नाम से, TNS के नाम से कुछ, एक रूट्स है, बीकन हाउस है, 1-2 कैंपस, ये निकाल लूँ तो 8-9 हज़ार बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान के, ये 8,000 बच्चे पाकिस्तान के अंदर इस साल जो है जो ग्रेजुएट करेंगे इन स्कूलों से। ये अगर पाकिस्तान इसी तरह चलता रहा तो अगले 30 साल बाद ये डोमिनेट करेंगे पूरे पाकिस्तान को। बाकी लोग जो है ना, उनको ये टॉप पोजीशन नहीं मिलेगी। ये 8,000 बच्चों के लिए, इसकी वजह भी बता दूँ। इसकी वजह ये कि आज जो पाकिस्तान को डोमिनेट कर रहे हैं वो इन्हीं 8,000 बच्चों के वालिदैन हैं। इन्हीं 8,000 वालिदैन भी क्यों, वालिद ही कहें ना, इन्हीं 8,000 बच्चों के सिर्फ वालिद हैं तो जो इन्हीं स्कूलों से पढ़ के निकले। वो सिंध क्लब कराची में, लाहौर में पंजाब क्लब, और इस्लामाबाद में इस्लामाबाद क्लब के मेंबर हैं, एक आध किसी आर्मी के गोल्फ कोर्स के मेंबरान होंगे। तो ये एक ब्राह्मण हमने बनाए हुए हैं, अपने एलीट बनाए हुए हैं पाकिस्तान में, टॉप 1%। And Pakistan works wonderfully well for that top 1%. And I am part of that top 1%. Let me just, say this right off the bat. The political elites, the corporate elites, the military elites, the bureaucratic elites, the professional elites, ये 5 elites हैं, ये 8,000 बच्चों में सब आएंगे। और ये पाकिस्तान जो है ये 8,000 बच्चों के लिए चल रहा है और बाकी बच्चों के लिए नहीं चल रहा। बाकी जो 40 लाख बच्चे हैं ना, जिसमें से अब
31 मतलब 39,92,000 बच्चों के लिए नहीं चल रहा। और अगर वो बहुत कर लिया, और अगर क्योंकि इस एलिट में नए मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी के अंदर नीचे गरीब के बच्चे भी आ जाते हैं, लेकिन जब वो बाय द टाइम वो अब अजीज दोस्तों, आपने देखा कि एलिट कहां से आती है। एलिट के ऊपर खर्चा कम करें, एलिट को फैसिलिटीज जो दी हुई हैं वो वापस लें, आपके मुल्क का मसला हल हो जाएगा। मतलब आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि इस गरीब पाकिस्तान में इन एलिट में है आर्मी के लोग, जजेस, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस और अमीर बिजनेसमैन और मीडिया हाउसेस के बॉस, ये एलिट में आते हैं। ये सब बहरिया टाउन DHS में रहते हैं। बहरिया टाउन और DHS में आप अगर गाड़ी में बैठ के जाएंगे ना, तो आप कहेंगे ये तो पाकिस्तान नहीं है, ये तो दुबई है या यूरोप है। आपको उसका पूरे एक बाउंड्री वॉल होती है पूरी सिक्योर्ड, उसका एंट्री पॉइंट होता है जहाँ पे चौकियाँ बनी हुई हैं, जहाँ पे आप का या तो आप अंदर रहते हैं तो आपका ID कार्ड बना हुआ है, आपकी गाड़ी पे स्टिकर लगा है, आप जा सकते हैं, या आप विजिटर हैं तो आपको जो जिसने इनवाइट किया है वो उधर तक आएगा या अपना बंदा भेजेगा तो वो आपको अंदर ले जाएगा। अंदर आप जाएंगे, यूरोप, अमेरिका, दुबई स्टैंडर्ड के रोड्स बने हुए हैं, बंगलो और अपार्टमेंट लग्जरी, अंदर शॉपिंग मॉल बने हुए हैं, सिनेमा हॉल्स बने हुए हैं, स्विमिंग पूल, जिम, क्या नहीं है। इवन आपको थीम पार्क, एडवेंचर पार्क्स, हर चीज़ है अंदर, और टोटल सिक्योरिटी क्योंकि वो बंद है, और पूरा यूरोपियन माहौल। ये हैं एलिट। अजीज़ दोस्तों, ख्वाजा आसिफ ने, डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्पीच की थी जो इस वीडियो के एंड पे मैं आपके लिए वापस लगा रहा हूँ, 4 मिनट की, जो मैंने परसों लगाई थी अपनी वीडियो में। उन्होंने कहा है, और वाकई ये आई ओपनिंग है, कि सरकारी ज़मीनों पे जो गोल्फ कोर्स और आर्मी के, इन्होंने आर्मी का नाम ले लिया, इन्होंने कहा जो क्लब्स बने हुए हैं जहाँ पे शाम को सब लोग आके मस्तियाँ करते हैं, ये ज़्यादातर आर्मी के क्लब हैं। वहाँ पे आपको दुनिया की हर किस्म की शराब मिलेगी, और ये क्लब सरकारी ज़मीनों पे बने हैं। लाहौर में ऐसा ही एक क्लब, पता नहीं मुझे एकड़ों का, कैनालों का हिसाब किताब नहीं पता, तो कितने कैनाल पे बनी हुई है वो जगह, जिसका मंथली किराया करोड़ों में हो, वो 5,000 रुपये किराए पे आर्मी के लोगों को दी गई है क्लब बनाने के लिए। इसी तरह ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आप सरकारी ज़मीन पे बने हुए गोल्फ क्लब में से 2 बेच दें तो पाकिस्तान का काफ़ी कर्जा उतर सकता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी काफ़ी बेहतर हो सकती है। एक अंदाज़ा है, लेकिन ये गोल्फ कोर्स है ना, ये जब मुझे याद है कि मैं 15-16 साल का था, तो मैं कराची में बैठा रहता था। तो कराची में उस वक्त टीवी है ना, शाम को 4-5 बजे शुरू होता था, रात के 11-12 बजे तक बंद हो जाता था। एक चैनल होता था, पाकिस्तान टेलीविज़न, और वो ज़ियाउल हक का ज़माना था, तो इस्लामिक प्रोग्राम और इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा होती थी। वहाँ पे बताते थे कि आज अमीरुल मोमिनीन हज़रत ज़ियाउल हक साहब गोल्फ खेलने गए आर्मी गोल्फ क्लब में, और हम देखते थे तो मीलों लंबा गोल्फ क्लब, हरा भरा, उसके अंदर बिल्डिंगें बनी हुई हैं, लोगों के अय्याशी के सामान हैं। तो हम सोचते थे वाह, ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में कितनी तरक्की की। पता चला वो तरक्की सिर्फ आर्मी के लिए थी। ऐसे पाकिस्तान के हर मेजर शहर में पब्लिक प्लेस पे, सरकारी ज़मीनों पे ऐसे कई गोल्फ कोर्स बनाए गए हैं, कई क्लब्स बनाए गए हैं, और उनका किराया ना होने के बराबर। इस्लामाबाद का एक क्लब है जो 392 एकड़ पे है बना हुआ, 27,000 रुपये साल का किराया देता है सरकार को।
ये इनकी अय्याशियों के छोटे नमूने बताएं। अभी तो करप्शन और वो तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ जो इन्होंने अमेरिका कनाडा में चीज़ें बनाई हैं। अभी मैं आपके सामने पाकिस्तान टुडे के एक आर्टिकल रखूँगा, आप लोग कहेंगे कि यार आरिफ भाई आप तो सही कहते थे, ये आर्मी तो जोंक की तरह खून निचोड़ रही है इस पब्लिक का। तो अजीज दोस्तों, ये क्लब्स हैं सरकारी ज़मीनों पे, ये गोल्फ क्लब्स हैं, ये मुख्तलिफ इन्होंने अय्याशी के अड्डे बनाए हुए हैं, ये बहरिया टाउन बनाए हुए हैं। बहरिया टाउन किसके बाप की ज़मीन है भाई? क्या मलिक रियाज के बाप की ज़मीन है? सरकारी ज़मीन है, उसको बना दिया लंबा चौड़ा कई 100 मील के ऊपर आपने एक हाउसिंग कॉलोनी बना दी, सिर्फ आर्मी के जनरलों को किकबैक दे दी। अब वहाँ पे 25-25 करोड़ का एक बंगला बेच रहा है मलिक रियाज, 50-50 करोड़ के बंगले बिक रहे हैं। DHA, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। यार हमने, भारत इतना बड़ा देश है और इतना अमीर देश है पाकिस्तान के मुकाबले में, वहाँ पे तो हमने ये चीज़ें नहीं देखी। हमारे एक जनरल हर्षा कक्कड़ जी हैं यार, वो अपने छोटे से घर में रहते हैं शायद लखनऊ में। मैं जब आया था लास्ट ईयर दिल्ली में तो पुष्पेंद्र कुलशेस्त्रा जी ने मुझे कहा कि हम चलते हैं गुड़गांव, वहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया है, उसमें जनरल GD बख्शी भी आएंगे और प्रोफेसर कपिल साहब के साथ वो मुझे लेने आए थे। तो प्रोफेसर कपिल कुमार, मैं और पुष्पेंद्र जी गाड़ी में जा रहे हैं। तो गुड़गांव में उस जगह पहुँचने से थोड़ा पहले एक जगह रुक के पुष्पेंद्र जी ने कहा कि जनरल बख्शी की गाड़ी आ रही है। तो अभी वो इतने बड़े जनरल, खिदमत की है भारत की, मैंने सोचा आएगा 4 स्कूटरें आगे होंगी, 3 गाड़ियां उनकी सिक्योरिटी के लिए होंगी, पीछे 2 गाड़ियां होंगी। वो एक छोटी सी गाड़ी आके रुकी, खिड़की खुली, देखा तो जनरल बख्शी। ये भारत जिसकी आर्मी ने जंगें जीती हैं, जिसकी आर्मी ने करप्शन नहीं की, और एक हमारा एक कोई रिटायर्ड ब्रिगेडियर होगा तो उसकी सिक्योरिटी के लिए आगे वीगो चल रही है, पीछे वीगो, आगे की वीगो में 4 गार्ड बैठे हुए, बंदूकें खुली तान के, पीछे की वीगो में 4 गार्ड बैठे हुए हैं। ये गाड़ी में पीछे की सीट पे बैठा है, आगे एक गार्ड ओपन मशीन गन लेके बैठा है, एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड। ये पाकिस्तान को नोच नोच के खाने वाले जनरलों का हाल है। आसान हल है, सब्सिडी बंद करें, $17 बिलियन का साल का आपका डायरेक्ट बच रहा है। आपका इस वक्त साल की लोन्स की किस्तें, लोन्स के इंटरेस्ट, इंपोर्ट के डेफिसिट, सर्कुलर डेट, ये सब खत्म हो जाएगा अगर आपने ये एलिट से खाली सब्सिडी वापस ले ली। फिर आप करें काम कि बजाय इसके कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के एयरपोर्ट वो भी आर्मी बेच रही है, जितने का बिकेगा इससे ज़्यादा इनके फॉरेन अकाउंट पर चला जाएगा। वो ना बेचें, ये क्लब्स बेच दें, आर्मी के क्लब्स खाली कराए सालों से। क्या खिदमत करते हैं ये पाकिस्तान की जो इनको क्लब्स दिए हुए हैं। DHA और बहरिया टाउन, एयरफोर्स कॉलोनी, इन सबको खाली कराए, सरकारी ज़मीनों पे बने हैं ये सब। पाकिस्तान मिनटों में सरप्लस में आ जाएगा, सारा कर्जा उतर जाएगा। अब आखिर में मैं आपके सामने रखता हूं ये आर्टिकल, आई ओपनिंग, पाकिस्तान टुडे में छपा है। ये कैसर रशीद साहब ने लिखा है कि डिफेंस बजट कम करो, कोई नई कोल्ड वॉर नहीं आने वाली जो आपकी मदद करे। इन्होंने कहा कि IMF के आगे लेटे हुए हैं पाकिस्तान वाले। आज तक हमने किसी भी इतने बड़े मुल्क को इतनी बेइज्जती और जलालत होते हुए नहीं देखा कि वो बिल्कुल IMF के आगे 1 बिलियन की किस्त के लिए लेटे हुए हैं। और 10 दिन IMF की मिन्नतें करने के बाद अभी तक IMF ने कुछ नहीं दिया, ना देने का वादा किया है, लेकिन आपने 170 बिलियन रुपए के टैक्स गरीब आदमियों पे लगा दिए हैं। गैस, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल के भाव आपने आसमानों पे पहुंचा दिए हैं। आम आदमी को महंगाई की मशीन में पिसवा दिया। इन्होंने इसमें लिखते हैं कि 2022-2023 के बजट में पाकिस्तान के आर्मी के लिए 1.53 ट्रिलियन रुपए का बजट रखा गया, विच इज $7.5 बिलियन। और ये पिछले साल के बजट से 12% ज़्यादा।
उन्होंने कहा कि ये इसलिए है कि महंगाई बढ़ गई है। तो महंगाई बढ़ने की वजह क्या है भाई साहब? और महंगाई क्या खाली आपके लिए बढ़ी है? ये महंगाई इसलिए बढ़ी है कि पाकिस्तान बजट हमेशा डिफेंस पे लगाता रहा, डेवलपमेंट पे नहीं लगाता रहा। अगर आप इस डिफेंस बजट में से खाली 500 बिलियन रुपया कम कर दें और इसको डेवलपमेंट सेक्टर पे लगाएं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, माइक्रो फाइनेंसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एज रोड, सेवरेज, सैनिटेशन, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, तो महंगाई धड़ाम करके नीचे आ जाएगी, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में यही हो रहा है। और आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मज़ीद लोने के लिए। आप अपनी पब्लिक को अच्छी एजुकेशन देंगे, पाकिस्तान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन आपको बाहर से भीख मिलती रही है, आप बाहर से भीख लेते रहें और उसमें से आर्मी अपना शेयर लेके जाती रही है। गरीब आदमियों को जिहाद, कश्मीर, इंडिया दुश्मनी पे लगाया हुआ है, और आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को रोनते हुए पाकिस्तान में ही ऑपरेशन कर रहे हैं, पाकिस्तान को ही फतह कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का तो कोई पाकिस्तानी अवाम में, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में कभी कोई तस्वुर ही नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टेट है ही नहीं। पाकिस्तान को शुरू से एक सिक्योरिटी स्टेट बनाया गया, और सिक्योरिटी स्टेट में वेलफेयर का क्या काम? ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ जो होता है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और आर्मी चीफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो होती हैं वो तो पता नहीं क्या होती हैं, यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ ही बताई गई हैं। हमारी पब्लिक को दो किस्म के आर्मी चीफ के भरम बताए गए हैं। एक तो ये कि वो पब्लिक की सिक्योरिटी करेगा, दूसरा ये कि वो फॉरेन अटैक से बचाएगा। लेकिन हमारी आर्मी का चीफ है ना, वो आर्मी की वेलफेयर पे, पब्लिक की बजाय आर्मी की वेलफेयर पे तवज्जो देता है, और गवर्नमेंट और हर जगह से पैसे निकाल के आर्मी पे लगाता है। दूसरा, वो कोशिश करता है कि मैं ऐसे काम कर जाऊं कि मेरी आर्मी मुझे याद रखे हमेशा। इसका मतलब आर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाऊं। और वो अगर इनफ नहीं भी होता तो हर आर्मी चीफ की ख्वाहिश होती है कि रिटायरमेंट के बाद मुझे एक्सटेंशन मिले। अगर एक्सटेंशन ना मिले तो मुझे कोई सरकारी ऐसी पोजीशन मिल जाए जिससे मैं और माल बना सकूं, और किसी तरह मुझे रिटायरमेंट के बाद भी माल बनाने के चांसेस मिलते रहें। और इसके बाद ये होता है कि कनाडा के स्टेट ओंटारियो में रिचमंड हिल्ड में एक रिटायर्ड पाकिस्तानी जनरल्स, एयर मार्शल्स, नेवी के एडमिरल्स की कॉलोनी बना दी गई है। कनाडा ऑफ कोर्स इमिग्रेशन के हवाले से एक पावरफुल कंट्री है, और दुनिया के अमीर तरीन लोगों को वो अट्रैक्ट करता है कि पैसा लाओ और यहाँ पे इन्वेस्ट करो और नेशनलिटी लो। तो आज हमारी आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स, एयर मार्शल्स और एडमिरल्स कनाडा में रिचमंड हिल के पर अपनी कॉलोनी बसा के बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान से पेंशन ले रहे हैं, पाकिस्तान से प्रिविलेजेस अभी तक भी ले रहे हैं, बाहर रहते हुए भी। और ये पाकिस्तान है। तो क्या आईएमएफ को ये सब पता नहीं है? आईएमएफ को ये सब पता है, इसीलिए आईएमएफ अब तैयार नहीं है आगे आने की। पाकिस्तान की सिक्योरिटी स्टेट होने की वजह यह है कि पाकिस्तान ने कोल्ड वॉर में, पिछली कोल्ड वॉर में अमेरिका के एक एजेंट के तौर पे अमेरिका के लिए एक भाड़े की फोर्स बन के कम्युनिस्ट रशिया, सोवियत यूनियन के खिलाफ एक किराए की फौज बनी, और प्रॉक्सी वार्स और टेररिस्ट वगैरह क्रिएट करके देते रहे, जिसके फ़ायदे पाकिस्तान को मिलते रहे, और बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान को मदद मिलती रही। अब पाकिस्तान काफ़ी अरसे से ये ख्वाहिश रख रहा है कि एक और कोल्ड वॉर शुरू हो ताकि हमें फिर माल बनाने का मौका मिले। ये कोल्ड वॉर चाहे वो रशिया और अमेरिका की हो या चाइना की अमेरिका की हो, और इसके लिए पाकिस्तान ऐसे रास्ते ढूंढ रहा है कि अगर ये कोई कोल्ड वॉर नहीं शुरू हो रही तो हम ऐसी कोई कोल्ड वॉर शुरू करा दें। लेकिन ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के इस वक्त दुनिया में कोल्ड वॉर शुरू होने का कोई चांस नज़र आ नहीं रहा। ये आर्टिकल वाले लिख रहे हैं।
दूसरा भ्रम पाकिस्तान की आर्मी आवाम को, अपनी पब्लिक को ये देती है कि हम इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर हैं, हम दुनिया इस्लामिक वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मी है, सबसे पावरफुल आर्मी है। और ये काम इन्होंने मिडिल ईस्ट में आर्मी प्रोवाइड कर करके हासिल किया। कभी ईरान और सऊदी अरब के मामले में सऊदी अरब की मदद की, इराक सऊदी अरब के मामले में, कुवैत सऊदी अरब के मामले में आर्मी प्रोवाइड की, यमन के मामले पे की। और ये सोचा कि कोल्ड वार होगी तो अमेरिका सपोर्ट करेगा, अरब सपोर्ट करेंगे। करंट सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान आर्मी के ये दोनों भ्रम है ना, वो भ्रष्ट हो गए। और ना तो सुपर पावर अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान को ज़्यादा हाथ दे रहा है, और अरब वर्ल्ड ने भी पाकिस्तान को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया है और साफ कह दिया है कि पहले आईएमएफ तुम्हारे हाथ पकड़ेगा, इसके बाद हम सोचेंगे। लेकिन आईएमएफ की इन्होंने सिर्फ एक ही बात मानी कि 170 बिलियन रुपए के टैक्स आम गरीब आदमी के ऊपर लाद दिए गए। ना डिफेंस बजट कम कर रहे हैं, ना एलिट्स के ऊपर सब्सिडी कम कर रहे हैं, ना एलिट और पाकिस्तान आर्मी की क्लब्स और इनकी जो इंस्टॉलेशंस हैं, जो इन्होंने करप्शन से सब चीज़ें बनाई हुई हैं, उसको बेचने पे तैयार हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कराची, ग्वादर, कराची पोर्ट की कई बर्थें, ग्वादर पूरा पोर्ट, सब कुछ बेच दिया है। एक और भ्रम इस आर्टिकल में है कि पाकिस्तान को एक सीपेक का लारा लपा दिया गया और कहा गया कि सीपेक बिकेगा। ये परवेज़ हुद भाई ने डॉन में ये आर्टिकल लिखा है कि पाकिस्तान की एजुकेशन इतनी घटिया है कि इससे बजाय इसके कि कोई प्रोडक्टिव आपकी वर्कफोर्स पूरी प्रोड्यूस हो, बजाय इसके आपके यहाँ एक बोझ जाहिलों की फौज तैयार हो रही है। इन्होंने कहा कि आपको सवाल पूछा गया था अभी एग्जामिनेशन सीएसएस के एग्जामिनेशन में सवाल पूछा गया कि हिमालय से ऊंची, समंदरों से गहरी, लोहे से, स्टील से स्ट्रोंगर और शहद से ज़्यादा मीठी क्या चीज़ है। तो बोला जाहिर है जितने कैंडिडेट थे, क्योंकि आईएसआई है ना, ये सिविल ब्यूरोक्रेसी, सीएसएस के एग्ज़ाम आईएसआई देखती है, आपको याद होगा। तो अब आईएसआई को खुश करने के लिए, आर्मी के बूट चाटने के लिए जवाब सबका एक था, पाक चीन दोस्ती। क्योंकि हमें पूरे पाकिस्तान को चटाया गया है ये चूरन कि पाक चीन दोस्ती हिमालयों से गहरी है, समंदर से, हिमालय से ऊंची है, समंदर से गहरी है, वगैरह वगैरह। तो परवेज़ हुद भाई कहते हैं उसमें ये जवाब सबने लिखा कि चाइना पाकिस्तान दोस्ती। और उसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी को ये लारे लपे दिए गए कि सीपेक एक गेम चेंजर है। नई इंडस्ट्रियां खड़ी हो जाएंगी, जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियां हैं वो इतना माल बनाएंगी कि एक्सपोर्ट भर भर के होगी और एक्सपोर्ट छत तोड़ के निकल जाएगा। ग्वादर अगला दुबई बन जाएगा। हमारे सारे कर्जे 5 साल में भर दिए जाएंगे। जॉब्स इतनी होंगी कि लोग बाहर से काम करने आएंगे और हमेशा सूरज पाकिस्तान पे चमकता रहेगा। ये सीपेक बनाने से पहले ये लारे लप्पे दिए गए थे, लेकिन इन्होंने कहा कि सीपेक 2013 में चालू हुआ, 62 बिलियन डॉलर इस पे लग गए। एक कर्जे में डूबा हुआ पाकिस्तान और कर्जों में डूब गया। चाइना ने अपनी सूटकेस बंद करके वापस चला गया। अब ये जो नया कर्जा है ये कौन भरेगा? आज पाकिस्तान धड़ाम से ऊंधे मुंह गिर गया है। ये है अजीज दोस्तों पाकिस्तान। अब आप समझते हैं कि पाकिस्तान को कोई ताकत बचा सकती है? अल्लाह इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर कौन बचाएगा? थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। या मेल्टडाउन हो रहा है वो हो चुका हुआ है कि जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। वो एक चीता जो है बाहर निकल के वो एक बंदा मार दिया, उसने उसको जख्मी कर दिया। इतनी जुर्रत नहीं है
बेनामी जो FIR दर्ज कराई गई है उसका नाम नहीं लिया गया कि किसका चीता था। सबसे ज्यादा कीमती जमीन है वो। हमें 200-300 मिलियन डॉलर के लिए मैंने खुद देखा है मिन्नतें करते हुए अपने हुक्मरानों को। मैं उनके साथ होता हूं, खुद मिन्नतें करते देखा है। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। जिस तरह का आप सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ औकात में नजर आती हैं बातें, आपने देखा होगा। मैंने चंद दिन पहले एक ट्वीट किया था कि इस मुल्क में हुकूमत की जमीन पे 1400-1500 कनाल के ऊपर जो है गोल्फ क्लब बने हुए हैं, जिनमें इस मुल्क की अशराफिया जो है वो अपनी शाम बसर करती है। खाना खाते हैं, गप्पे मारते हैं, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे बड़े मामे जो बने हुए हैं सियासत के, वहां पे जाते हैं। इस मुल्क ने जिन सबसे ज्यादा जो फायदे उठाए हैं वो तबकात जो है इन क्लबों में जाते हैं। अगर आप उसमें 2 क्लब भी बेच देना तो आपका कम से कम चौथे हिस्सा जो है ना, आपका कर्जा जो है उतर सकता है। एक क्लब है जो लाहौर में 1500 कनाल पे है, 1500 कनाल पे, उसका 5000 रुपया किराया है महीने का। और यहां पे गरीबों की झुग्गियां जो हैं, गरीबों की बस्तियां जो हैं, उस पर बुलडोजर चलाए जाते हैं ताकि उनके ऊपर जो है रियल एस्टेट माफिया जो है अपने पैसे बना सके। ये बुनियादी तजादात हैं। आप कानून के मुहाफ़िज़ भी हैं, कानून को जो इंटरप्रेट भी करते हैं। आपको ये चीज़ें उठानी चाहिए। मैं तो उठाता हूँ, गालियाँ भी खाता हूँ। बजाय मेरे ट्वीट पे कमेंट करने के वो और कमेंट करने शुरू कर देते हैं। लेकिन ये तजादात जब तक आपकी जिंदगियों में, कौमी जिंदगी में जब तक दूर नहीं होंगे, आप किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तमाम मसाइल का हल जो है वो भी एक्सेप्ट किया आपने। डिक्टेटर एक्सेप्ट किए आपने, ऐसे ऐसे सियासतदान एक्सेप्ट किए जिनकी तफसील में नहीं जाना चाहता। और आज जो है आपके पास जो क़यादत मौजूद है, तमाम तबकात में किसी जो शोबा जिंदगी कोई उठा के देख लें, अपने मुल्क का, अपनी कौम का, हमें अल्लाह की ज़ात के साथ गिला करने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमारे अमाल क्या है। कम से कम मैं अपने मुतल्लिक तो कह सकता हूँ। आप हो सकता है सारे के सारे जो है मुझसे ज़्यादा नेक हों, शरीफ हों, आपके अमाल बेहतर हों, लेकिन मैं अपने मुतल्लिक ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में, मेरे अमाल में जो तजादात हैं वो मुझे पता है। हो सकता है कुछ ना पता हो, और यही वजह है कि अब कल रात में ये गुजारिश करूंगा मिस्टर चेयरमैन कि ये जो जजेस हैं, जर्नल हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप इनकी मराद खत्म करें इनकी मराद। 60 बुलेट प्रूफ गाड़ियां ये सिर्फ कैबिनेट इस्तेमाल कर रही हैं, जो जजेस और जर्नल और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी इस्तेमाल करती है वो इसके अलावा है। इतनी बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरों में वज़रा घूमते हैं जो एक ट्रक जितनी फ्यूल इस्तेमाल कर रहा है। ये इस गरीब मुल्क के पैसों के ऊपर ऐश इशरत और शाखर्चियां नहीं है। मिस्टर चेयरमैन, ये मेरे सामने एक रिटायर्ड जज की ये पेंशन की तफसील है। 10 लाख रुपए माहाना पेंशन, 3000 रुपए टेलीफोन कॉल मुफ्त, 2000 यूनिट बिजली मुफ्त, 300 लीटर पेट्रोल मुफ्त। ये क्या है? ये अशराफिया के इशरत, ये खत्म करना होगा मिस्टर चेयरमैन। इस प्रोटोकॉल कल्चर को जब तक इसको आप खत्म नहीं करेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। 1.5 लाख सरकारी गाड़ियां पाकिस्तान में मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल कर रही है। सरकारी गाड़ियों पर, मरात पर, टीएडीए पर 1 यूनिट बिजली
एक यूनिट गैस, एक लीटर पेट्रोल किसी को भी मुफ्त नहीं मिलना चाहिए। गरीब आवाम के ऊपर बोझ डालते हो तो अशराफिया के ऊपर भी बोझ डालो। मिस्टर चेयरमैन, इसी तरह एफबीआर है। एफबीआर करप्शन का गढ़ है। 155 लग्जरी गाड़ियां, वो एफबीआर जिसने कर्ज लिया था सिस्टम को अपग्रेड करने का, 155 लग्जरी गाड़ियां, सबसे बड़ी करप्शन इस वक्त एफबीआर के अंदर हो रहा है। एफबीआर करप्शन का गढ़ है, ऐश इशरत का मरकज है एफबीआर की और टैक्स कल्चर की। इसकी आप रिस्ट्रक्चरिंग करें। मिस्टर चेयरमैन, गैर तरक्याती अखराजात को कम करें। गैर तरक्याती अखराजात, इस वक्त यह हुकूमत गरीब आवाम के ऊपर बोझ डाल रही है, लेकिन अपने हर एमएनए को 1 अरब रुपए तरक्याती काम के लिए दे रही है। यह सियासी रिश्वत है, यह आइंदा इंतखाबात के लिए है, यह गरीबों का पैसा है, इसको गरीबों की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए। मिस्टर चेयरमैन, डिफेंस बजट, जो नॉन कम्बैट डिफेंस बजट है, उसको कम से कम 50% तक कम कर दिया जाए। बैरून मुल्क से पैसा वापस लाया जाए। मिस्टर चेयरमैन, अभी तुर्की के जलजले के लिए अमेरिका के अंदर एक पाकिस्तानी ने $30 मिलियन दिए। वजीर आजम साहब ने उसको अप्रिशिएट किया, उसके ऊपर ट्वीट किया। मैं वजीर आजम साहब से पूछता हूं, एक पाकिस्तानी अमेरिका में उर्दुगान को और तुर्की को $30 मिलियन दे रहे, आपको क्यों नहीं दे रहा? इसलिए कि आपके ऊपर एतमाद नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है। आपको कोई पैसा, अपने पाकिस्तानी आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। बैरून मुल्क से पैसा वापस लाएं। और आखिरी बात, जखीरा अंदोजों के ऊपर आप हाथ डालें। मिस्टर चेयरमैन, आटे की कीमत कहां तक पहुंच गई? गंदम की कोई किल्लत नहीं है। आटा माफिया, पेट्रोल माफिया, सरिया माफिया, सीमेंट माफिया, चीनी माफिया, सब इस मुल्क के अंदर मुसल्लत है, अवाम को लूट रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, हुकूमत उसको प्रोटेक्शन कर रही है। तो जखीरा अंदोजों के ऊपर वो हाथ डालें, उसके बगैर ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और इस वक्त मिस्टर चेयरमैन, लोगों की हालत बहुत बुरी है, लोग सख्त तकलीफ में हैं। लोग कहते हैं हम बिजली के बिल दे, गैस के बिल दे, हम अपने लिए रोटी लाएं, बच्चों को स्कूल की फीसें दे। लोग परेशान हैं कि हम क्या करें। हुक्मरानों को कोई एहसास नहीं है। ये आईएमएफ इनको बताता है कि बिजली के और गैस के सब्सिडी खत्म करो, अवाम के ऊपर टैक्स लगाओ। आईएमएफ ने कभी इनको नहीं बताया कि वजीर आजम हाउस छोड़ दो, गवर्नर हाउस छोड़ दो, वजीर आला हाउस छोड़ दो, प्रोटोकॉल कल्चर छोड़ दो, करप्शन छोड़ दो, बाहर से पैसे लाओ। आईएमएफ हमेशा इनको रास्ता दिखाती है तो गरीब आवाम के ऊपर बोझ का रास्ता दिखाती है। हम इस बजट को मुस्तरद करते हैं। ये पाकिस्तान दुश्मन अवाम दुश्मन